दोस्तों, जब से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, तब से आपने एक पॉइंट जरूर नोट किया होगा। अगर नहीं नोट किया है तो आज का वो दिन है, आप इसे नोट करिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कोई भी बड़ा राष्ट्र, कोई भी बड़ा देश, चाहे वो भारत का मित्र राष्ट्र ही क्यों ना हो, भारत के सपोर्ट में आज उन्होंने एक भी सिंगल बयान जारी नहीं किया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम इसे ये समझे कि भारत आज के समय सभी देशों से कट गया है, अलग हो गया है, अलग थलग पड़ गया है, या फिर हम ये समझे कि सभी देशों ने चाइना, पाकिस्तान और टर्की के फेक प्रोपेगेंडा को सहमति दे दी है? इन सभी चीजों पर आज बात करना बहुत जरूरी है। साथ साथ में हम ये भी बात करेंगे कि अमेरिका और चाइना, खास तौर पर अमेरिका इस समय भारत से इतना डरा हुआ, इतना भयभीत क्यों महसूस कर रहा है अपने आप को। चाइना को तो खैर डरना भी चाहिए, लेकिन अमेरिका क्यों डर रहा है, इस चीज पर भी हम आज यहाँ पर पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा जिन्हें सोचकर, जिन्हें देखकर, जिन्हें सुनकर आप भी महसूस करोगे, या आप कमेंट कर जरूर बताना कि क्या मैं जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा। ठीक है, तो आप देखोगे, सबसे पहले डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं भारत की स्थिति से। भारत की स्थिति आज क्या है? अगर आप पूरा दुनिया के हिसाब से देखोगे तो भारत आज के समय चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर बैठा हुआ है ना। और कुछ ही समय में, कुछ ही साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर सामने आएगा। क्या आपको यह लगता है कि चाइना जैसा देश भारत की यह स्थिति देखकर, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट देखकर क्या भारत का सपोर्ट करेगा? या आप ये उम्मीद रखते हैं कि अमेरिका जैसा दोगला देश, जो कि हर समय अपनी बातों से पलट जाता है, जहां उसका फायदा नजर आता है वो वहीं पर रहता है, और जहां उसे लगता है कि हमें फायदा खत्म हो गया वो उस चीज को छोड़कर निकल जाता है? ठीक है, तो आपको लगता है क्या कि अमेरिका जैसा देश, दोगला देश, भारत का सपोर्ट करेगा? कतई नहीं करेंगे। भारत इस समय दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी बनने वाला देश बनने जा रहा है, और ये चीज चाइना हो, है ना, चाहे अमेरिका हो, इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। इसी को लेकर अगर हम आगे बढ़ें तो आप देखोगे, चाहे जापान हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, चाइना हो, यूएसए हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, आप कोई सा भी बड़ा देश उठाकर देख लीजिए, है ना, दुनिया का मैप लीजिए, कोई सा भी बड़ा देश उठाकर देख लीजिए, वहां की टॉप बड़ी एमएनसी कंपनीज निकाल ली है, और आप देखोगे, आप पाओगे कि 60% टॉप बड़ी एमएनसी कंपनियों के सीईओ आज के समय भारतीय बना बैठा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये तरक्की देखकर क्या अमेरिका के सीने में सांप नहीं लौटता होगा? बिल्कुल। क्या चाइना इसको देखकर, इस चीज को देखकर सुखी रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। उसके मन में भी एक टीस रहेगी कि भारत के लोग इतने ज्यादा टेक्निकली एडवांस कैसे हो जा रहे हैं कि आज के समय टॉप 60% एमएनसी कंपनीज पर कब्जा जमाए आज के समय बैठे हुए हैं, है ना। अब आप देखोगे कि ये तो चलो एमएनसी कंपनीज की बात हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहां पर है वो क्या है? भारत की डिफेंस, है ना, डिफेंस पावर, यानी कि चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, जो पाकिस्तान की मार लगाई है, और यहां पर भारत ने साबित कर दिया, भारत ने यहां पर यह दिखाया कि चाहे वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी हो, चाहे चाइनीज टेक्नोलॉजी हो, है ना, चाहे टर्किश टेक्नोलॉजी हो, ये भारत को बिल्कुल भी रोक नहीं पाए पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने मर, है ना। और यहां पर आप देखोगे, सबसे बड़ी बात जो बताने वाला हूं कि पिन पॉइंटेड टारगेट करके भारत ने जब पाकिस्तान के कई सारे एयरबेसेस को उड़ा दिया, पिन पॉइंटेड टारगेट कर, ठीक है ना, तो सभी देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी देश हो, ये देखकर डर गए हैं, क्योंकि पिन पॉइंटेड टारगेट करने की टेक्नोलॉजी आज के समय दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। आप समझ रहे हो, दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका डिफेंस ऐसा हो कि पिन पॉइंटेड टारगेट कर किसी मिसाइल को, किसी ड्रोन को, किसी टैंक को उड़ा सके, है ना। लेकिन भारत ने ये क्षमता हासिल कर ली है, और ये किसी अन्य देश के सपोर्ट से नहीं, बल्कि खुद के ही इंडिजीनस बनाए हुए एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश और कई सारे इसी तरह के डिफेंस सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भारत ने खुद ही अपने घर पर बनाए हैं। भारत के ही साइंटिस्ट ने, डीआरडीओ ने हेल्प कर इतनी बड़ी पावर भारत को दी है, डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया है, और ये चीज बिल्कुल भी, खास तौर पर चाइना को तो बिल्कुल भी नहीं अखर रही है ना। आप देखोगे, चाहे जितने टर्किश ड्रोन आए पाकिस्तान ने, चाहे जितनी मिसाइल से दागी भारत के ऊपर, अब उसमें टर्की टेक्नोलॉजी भी थी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी शामिल थी, और चाइनीज टेक्नोलॉजी भी शामिल थी। ये तीनों टेक्नोलॉजी मिलकर भी भारत का बाल बाका नहीं कर पाई। तो आपको क्या ये लगता है कि इतनी चीजें जानकर, जो कि अभी तक छुपी हुई रहती थी, क्योंकि भारत ने कभी भी लंबे समय से अपना इस तरह का प्रदर्शन कहीं भी नहीं दिखाया है, और ये बात भी सही है कि इस चीज को देखकर कोई भी देश खुलकर भारत के सपोर्ट पर बोलने से डरेगा, ठीक है, और डरना चाहिए, ये डर बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर आप देखोगे, ये तो खैर एमएनसी कंपनीज के बारे में बात है, अगर आप देखोगे नासा की अगर बात करें या इसरो की बात करें, ठीक है, दुनिया की टॉप लीडिंग जो एयर स्पेस, जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, टॉप लीडिंग जो दो संस्थाएं हैं, चाहे वो नासा ले लो आप, चाहे इसरो ले लो, ठीक है, सबसे ऊपर हम लोग रखते हैं नासा को, फिर उसके बाद काउंटिंग आती है इसरो की, जो कि भारत की संस्था है, ठीक है ना। अब आप देखोगे, नासा नंबर 1 पर तो है, लेकिन यहां पर अमेरिका को एक बात नहीं हजम होती कि नासा में काम करने वाले 65% साइंटिस्ट भारतीय मूल के हैं, भारतीय हैं। बात समझ रहे हो आप? नासा जो कि इसरो से एक लेवल ऊपर रहती है, उसमें 65% लोग काम कर
करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो सारे के सारे भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं। तो ये चीज अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि भारत का आदमी कहीं भी काम करने से नहीं डरता। यही अगर आप देखोगे जो इसरो है, भारत की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, यहां पर कोई भी अमेरिकी काम नहीं करता, ठीक है। अमेरिका वाले यहां पर आकर इसरो में काम करने से डरते हैं। आप समझे क्यों डरते हैं? क्योंकि यहां पर जो गवर्नमेंट है, भारत की जो गवर्नमेंट है, एक तो जल्दी परमिशन भी नहीं देती है, ठीक है। एक तो जल्दी परमिशन नहीं देती, अगर परमिशन दिया भी तो आप देखोगे कि भारत का बजट जो रहता है इतना ज्यादा हाई नहीं रहता कि कोई भी आकर उस पर एडजस्ट कर पाए। ये एडजस्टमेंट केवल एक भारतीय ही कर पाता है। इसीलिए आप देखोगे कि सबसे कम, है ना, सबसे कम पैसे खर्च करके भारत पहली कंट्री बन गया है जो यहां से अर्थ से लेके मून हो, यानी कि चंद्रमा हो, या फिर यहां से मार्स मिशन भेजा हो भारत ने। सारे मिशन भारत ने अमेरिका से लगभग आधे से भी कम पैसों में अचीव कर लिए हैं। क्या ये अचीवमेंट देखकर आपको लगता है कि अमेरिका भारत का सपोर्ट करेगा? वो कभी चाहेगा कि भारत टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस बन जाए कि उसे भारत की सहायता लेनी पड़े? तो ऐसा हरगिज वो नहीं चाहेगा, और ना ही ये चीज चाइना को पसंद आती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे दो चीजें और, एक सबसे बड़ी चीज जो भारत में आप देखोगे कि यूपीआई सिस्टम, ठीक है, यूपीआई सिस्टम मील का पत्थर साबित होने वाला है, साथ साथ में रूपी कार्ड, यूपीआई सिस्टम और रूपी कार्ड, ये दोनों चीजें आप मतलब भारतवासी तो इससे लगभग आदी हो चुके हैं। और आप देखो कि यूपीआई में जो इस साल का जो ट्रांजेक्शन 2024 का जो पूरा ट्रांजेक्शन है यूपीआई के माध्यम से जो किया गया है वो 1.6 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। आप समझ रहे हो, 1.6 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है जो यूपीआई से, खाली यूपीआई के द्वारा जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, ठीक है। और यूपीआई केवल भारत में ही नहीं चलता, भारत की जो ये टेक्नोलॉजी है यूपीआई आज के समय ऑल ओवर दुनिया इसे एक्सेप्ट कर रही है ना। साथ साथ में जो रुपे कार्ड भारत ने चलाया है ये भी खाली भारत में ही नहीं चलता, ये पूरे वर्ल्ड में चलता है, ठीक है। अगर आपके पास किसी विदेशी बैंक में अकाउंट नहीं है, आप मान लो अमेरिका गए, ठीक है, और अमेरिका के किसी भी बैंक में आपका अकाउंट नहीं है, तो आपको अकाउंट खुलवाने की भी जरूरत नहीं है, या अपने पैसे डॉलर में एक्सचेंज करवाने की भी जरूरत नहीं है। आप वहां पर भी रुपे कार्ड चला सकते हो या यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जी हाँ, यूपीआई से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, चाहे आप अमेरिका चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, जापान चले जाओ, या किसी कंट्री में चले जाओ, आप यूपीआई का सहारा लेकर किसी भी देश में अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर सकते हो केवल मोबाइल के द्वारा। ये टेक्नोलॉजी भी भारत की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, और इससे भी दुनिया के बड़े बड़े देश अमेरिका और चाइना सहित सबके सब डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट हिट है, डायरेक्ट प्रहार है उन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर जो भारत के अपोजिट में खड़े होते हैं, है ना। अब यहां पर आप देखोगे जैसे कि पहले होता था कि आदमी लाइन में खड़ा रहता था, उसके बाद जैसे अब मेरा एक दोस्त है, ठीक है, अब वो अमेरिका गया, ठीक है, अमेरिका में जब वो गया वहां उसने देखा अच्छा भारत में डिजी लॉकर चल गया है ना, सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसका स्कैन उसमें पड़ा रहता है डिजी लॉकर में, ठीक है। अब डिजी लॉकर में उसने अपना आधार कार्ड दिखाया या अपना बोर्डिंग पास दिखाया, सीधा लाइव उसने मोबाइल पर दिखा दिया, उसे उन्होंने चेक किया, वहां पर चेक करवाया, वो चीज ओके है, चले जाते हैं वहां पर। लेकिन वहीं जो पीछे अमेरिकी आदमी खड़ा हुआ है वो अपना बोर्डिंग पास के लिए वहां से फोटो कॉपी उसे करवानी पड़ती है ना, फोटो कॉपी करेगा, करवाएगा, फिर उसके बाद दिखाता है अपना बोर्डिंग पास। लेकिन जो भारतीय यहां से जाते हैं वो डिजी लॉकर में ही ऑनलाइन लाइव सीधा उन्हें दिखा देते हैं कि ये देखो मोबाइल में फोटोकॉपी वगैरह की जरूरत नहीं है, आप इसे देख लो, ठीक है। तो ये भारत की जो डिजी लॉकर वाली जो सिस्टम है ना, ये दुनिया को क्या डराएगी नहीं। आप चाहते हो कि अमेरिकी आदमी ये सोचेगा, आप सोचो अमेरिका में आदमी क्या सोच रहा होगा, ये सोच रहा होगा कि ये भारत जो हमसे छोटा देश है, हमसे कमजोर देश है, आज वो एक मोबाइल दिखा के कहीं भी घुस जाता है और हमें हर जगह प्रिंट आउट निकालने पड़ते हैं। तो इस चीज को देखकर क्या सभी देश भयभीत नहीं होंगे, डरेंगे नहीं, भारत का सपोर्ट करेंगे? डायरेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भारत इस मामले में इनसे काफी ज्यादा आगे चला गया है, काफी ज्यादा इस मामले में टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गया है। ये चीजें हमें अभी के लिए समझ में नहीं आ रही होंगी कि यार इतना बड़ा काम हो गया, इतनी चीजें हो गई, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम और आप जैसे आम आदमी भारत के अंदर ही रहते हैं, लेकिन जब आप विदेश जाते हैं और विदेश में आप ये सोचो एक मोबाइल लेके आप किसी भी लोकेशन में वहां जा सकते हैं, आपको कुछ भी कैश लेने की जरूरत नहीं है, ना आपको किसी भी चीज का प्रिंट आउट रखने की जरूरत है, ना ही कोई आपको कोई आइडेंटिटी कार्ड रखने की जरूरत है। सब कुछ आपके मोबाइल में है, आपके हाथ में है, एक नंबर है जैसे आपने दिखाया, मोबाइल में डाला और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहां की गवर्नमेंट देख लेगी, ठीक है। ये इतनी बड़ी सुविधा जो भारत के गवर्नमेंट ने दी है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस, और आप किसे समझते हैं, ठीक है। तो अमेरिकन लोग ये देखकर क्या खुश होंगे? चाइनीज लोग क्या ये देखकर खुश होंगे? कतई ही नहीं खुश होने वाले, ठीक है। अब यहां पर देखो अगला पॉइंट भी बताता हूं, सिलिकॉन वैली इन द ईस्ट, इससे डरी हुई है सिलिकॉन वैली ऑन द वेस्ट, यानी कि जो ईस्ट है
सिलिकॉन वैली, बेंगलोर, इससे पूरा ईस्ट इस समय जो वेस्ट की जो सिलिकॉन वैली है वो पूरी तरह से भयभीत है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्यों बोल रहा हूं कि आप देखोगे अगर आप अमेरिकन मेड इन अमेरिकन या मेड इन चाइनीज आईफोन लेते हैं तो केवल एक ही देश में काम करता है, दूसरे देश में जाते ही उस मोबाइल का बिल्कुल एकदम वो लगभग 60% उस मोबाइल का भट्टा बैठ जाता है, काम नहीं करता, नेटवर्क ठीक से नहीं पकड़ेगा, चलेगा नहीं, उस तरह ऑपरेट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो आईफोन भारत में बनते हैं वो केवल भारत में ही नहीं चलते, उसे आप किसी भी देश में लेके जाओ एकदम बिल्कुल स्मूथ चलेंगे, ना नेटवर्क की प्रॉब्लम ना किसी चीज की प्रॉब्लम। यानी सॉफ्टवेयर के मामले में भारत ने एक ऐसा जवाब दिया है, चाहे वो चाइना हो चाहे यूएसए हो, ठीक है, इनसे क्या वो डरेंगे नहीं। इसीलिए आप देखोगे जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा कि जो आईफोन के जो सीईओ है उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग आप अमेरिका में करो, है ना, यानी कि उसे इंडिया में क्यों कर रहे हो, अमेरिका में करो। उन्होंने डायरेक्ट कहा कि इंडिया में क्यों बना रहे हो आईफोन, आईफोन अमेरिका में बनाओ आप, ठीक है ना। तो जो आईफोन के सीईओ हैं वो भी हंस के बोले कि हाँ हाँ साहब देखते हैं, उन्हें भी पता है, उन्हें ये पता है कि हम इंडिया में जो बना रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं इंडिया में जो बना रहे हैं, उसका खर्च जो बनाने में आता है वो ज्यादा से ज्यादा $1000 तक पहुंच जाता है या उससे कम रहता है। लेकिन वही आईफोन जब अमेरिका में बनाया जाता है तो उसकी कीमत $3000 से ऊपर की रहती है। आप समझ रहे हो, 3 गुने का फर्क आ जाता है इंडिया में बनाने में और अमेरिका में बनाने में। बस समझ रहे हो, आज से 7-8 साल पहले क्या होता था कि अगर हमारा कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई परिवार वाला अगर कहीं विदेश में रहता था, अमेरिका में रहता था, तो हम लोग उससे क्या कहते थे, भैया यहाँ से वो चीज मतलब ये सॉफ्टवेयर ले आना, ये लैपटॉप ले आना, ये मोबाइल ले आना, ठीक है। लेकिन आज के समय अमेरिकी जो मोबाइल लेने आते हैं आईफोन, वो भारत का मोबाइल लेना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत का आईफोन उसे आप किसी भी कंट्री में चला लोगे वो एकदम स्मूथ चलेगा, कोई भी नेटवर्क की समस्या नहीं आएगी, सारे फंक्शंस एकदम बढ़िया चलेंगे। लेकिन हर देश, चाहे वो अमेरिका में बना हुआ आईफोन हो या चाइना में बना हुआ आईफोन हो, अगर वो किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उनका नेटवर्क प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आता है, ऑपरेट करने में दिक्कत आती है, ठीक है ना। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं होता, भारत में बने आईफोन को आप बड़े ही स्मूथली किसी भी देश में आप ऑपरेट कर सकते हो, साथ साथ में सस्ता भी पड़ता है। और इन्हें यह भी पता है कि अगर हम भारत में आईफोन, चाहे आईफोन बनाए या कोई भी चीज, कोई भी मोबाइल बनाए या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाए या कोई भी चीज बनाए या किसी भी चीज का प्लांट लगाएं भारत में, तो भारत खुद भी एक परचेसिंग पावर रखता है। भारत की 140 करोड़ की जनता में 60%, 65% जनता ऐसी है जो आईफोन खरीद सकती है आज के समय, यानी एक बड़ा मार्केट आईफोन को तक मिल जाता है भारत में। तो अमेरिका जाकर क्या करेगी कि रेट भी 3 गुना हो गया और अमेरिका में इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है ना, जबकि भारत में 60% आईफोन तो भारत के लोग ही रख लेते होंगे, बात समझ रहे हैं, है ना। और बाकी बचे कुछ वो बेच देते हैं बाहर किसी दूसरे देशों में, है ना, वो उनका अलग प्रॉफिट, ठीक है। तो भारत में जो आईफोन्स बनते हैं वो सस्ते भी बनते हैं, है ना, और टेक्नोलॉजिकली एडवांस रहते हैं और किसी भी देश में आप उन्हें आराम से ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखोगे भारत ने कभी भी यूएनएससी में अपनी जगह नहीं मांगी है, अपनी टेबल नहीं मांगी है ना, जबकि डिमांड्स हो रही हैं कि भारत को यूएनएससी में सीट मिलनी चाहिए, लेकिन भारत कभी भी ये नहीं बोलता कि हमें यूएनएससी में सीट मिलना चाहिए। इसका अल्टरनेट भारत ने ढूंढ के रखा है G20 सदस्यों के साथ भारत ने एक ऐसी बेंच बनाई है जो लगभग अब यूएनएससी को टक्कर देने के बराबर खड़ी होने की स्थिति में है। और यह हो सकता है एक समय आए जब G20 कंट्रीज इस कंडीशन में पहुंच जाए कि यूएनएससी को भी पीछे छोड़ दें, ठीक है। अब भारत ने यूएनएससी में तो जगह नहीं मांगी, सीट नहीं मांगी, लेकिन फिर भी बहुत सारे देश चाहते हैं कि भारत यूएनएससी में शामिल हो जाए। लेकिन भारत कहता है कि हम आपकी शर्तों पर शामिल नहीं होंगे। अगर आप चाहते हो हमारे साथ टेबल शेयर करना, G20 में आओ, है ना, हमारी टेबल, हमारी चेयर, हमारे सामने बैठो, हमारी शर्तों पर बैठो, हम आपकी शर्तों पर काम नहीं करेंगे। ये बात क्या अमेरिका को चुभती नहीं होगी? ये बात क्या उन सभी बड़े देशों को चुभती नहीं होगी जो भारत के अपोजिट में खड़े रहते हैं, है ना। तो ये वो बड़े पॉइंट्स हैं जिनके कारण भारत अब देखिए आ जाते हैं स्टार्टअप पर, है ना। अब आप देखोगे भारत अगर 7-8 साल पहले की बात करें तो केवल साल भर में 4 या 5 स्टार्टअप्स दे पाता था पूरी दुनिया को, जिन्हें हम यूनिकॉर्न्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर पिछले साल की आप बात करो 2024 की, तो आज के टाइम की कंडीशन क्या है कि भारत की तरफ से ही केवल 150 के आसपास यूनिकॉर्न्स पूरी दुनिया को जाते हैं एक साल में। यानी पूरी दुनिया में हर साल 150 ऐसी कंपनियां बन के सामने आती हैं, जो स्टार्टअप से सामने आते हैं, नई कंपनियां सामने आती हैं, नए थॉट्स के साथ सामने आती हैं, उनकी संख्या 150 से ज्यादा हो चुकी है। यही आप अगर 4-5 साल पहले जाओगे, 7-8 साल पहले जाओगे, तो भारत से हर साल कितनी कंपनियां निकलती थी? 2, 4, 10, बस, इससे ज्यादा नहीं निकलती थी, इससे ज्यादा स्टार्टअप्स खड़े नहीं हो पाते थे। लेकिन आज के समय भारत में हर साल 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स खड़े होते हैं, और मेन बात यह है कि उनमें से 90% स्टार्टअप्स सफल होते हैं, है ना। बेसिकली स्टार्टअप्स का सफल होना ही उनकी सफलता माना जाता है। और 150 के आसपास स्टार्टअप्स, यानी 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स जो भारत के खड़े होते हैं पूरी दुनिया में,
जो अलग अलग देशों में ऑपरेट करते हैं, 90% स्टार्टअप्स आज के टाइम पर सफल हो रहे हैं। तो क्या ये चीज अमेरिका को, चाइना को समझ में आएगी? ये चीज उनके गाल पर एक तमाचा नहीं है जो किसी और देश के स्टार्टअप्स को अपने यहां एंट्री देने पर बैन लगाए हुए एक तरह से, या फिर उन्हें घुसने से बिल्कुल रोकती है अपने देश की स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन भारत इस चीज में भी उन देशों के अंदर घुस गया है कि भैया आप अपने स्टार्टअप्स यहां भेजोगे तो हम भी वहां भेज रहे हैं ना, बात बराबरी पर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो आप किसी भी देश में चले जाइए, खासतौर पर अमेरिका जाइए आप। ठीक है, अमेरिका आप जाओगे है ना, हर 5वां डॉक्टर आपको भारतीय मिलेगा, हर 3रा इंजीनियर आपको भारतीय मिलेगा, हर 5वां सीईओ आपको भारतीय मिलेगा। बस समझ रहे हैं, हर चौथा जो साइंटिस्ट रहेगा अमेरिका में वो भारतीय रहेगा। यानी कि जो मोनोपोली है इनकी, चाहे वो स्टार्टअप्स के मामले में हो, चाहे नौकरी पाने के मामले में है, भारत ने वो चीज खत्म कर दी है कि अब जो भी बात होगी मेरिट पर बात होगी। अगर मेरिट पर आप आओगे तो आपको नौकरी मिलेगी, या आप उस चीज के लायक हो तो आप उस चीज पर उसे अपना हक दिखाइए। अगर आप मेरिट पर नहीं आओगे तो भैया पीछे वाली सीट खाली है, आप हमसे पीछे बैठिए, है ना। अगर आप मेरिट पर आते हो तो आपका हमारी सीट पर स्वागत है, या आप हमसे आगे निकल सकते हो। यानी पूरी बात भारत ने खड़ी कर दी है किस चीज पर? केवल और केवल मेरिट पर। ठीक है, कि अगर आप मेरिट पर आते हैं तो चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, साइंटिस्ट हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, कोई भी हो, वहां पर आपको भारतीय मिलेंगे, खास तौर पर अमेरिका में। तो क्या आप ये चाहते हो कि अमेरिका ये चीज देखकर खुश हो? वो कतई ये चीज देखकर खुश नहीं होगा। उसके बाद अब बात करते हैं बायोमेट्रिक कनेक्शन की। बायोमेट्रिक कनेक्शन, अगर मैं इसमें छोटा सा एग्जांपल लेके चलूं तो आधार कार्ड आप समझिए। आधार कार्ड भारत के लगभग सभी नागरिकों के पास में है, और आधार कार्ड जैसी सुविधा ऑल ओवर वर्ल्ड किसी भी अन्य देश में नहीं है। बायोमेट्रिक कनेक्टिविटी भारत के लिए बहुत जरूरी थी, जो कि भारत के नागरिकों को एक साथ आपस में बांधे रख सकती है, जोड़े रख सकती है। और विदेशियों की पहचान करना बहुत जरूरी हो गया है आज के समय, घुसपैठियों की पहचान करना बहुत जरूरी हो गया है। और आधार कार्ड एक ऐसा तरीका है कि आपके फिंगरप्रिंट से लेके आंखों की जो रेटिना है, वो सभी चीजें उस पर दर्ज होती हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने से ऑपरेट करिए, कहीं भी रहिए, आप आधार कार्ड से, गवर्नमेंट से जुड़े रह सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी किसी भी दुनिया के पास, किसी भी देश के पास नहीं है, और वो सभी इस चीज को पाने के लिए अभी भी कोशिश कर रहे हैं। और भारत ने इस चीज को अचीव कर लिया है कि भारत के सभी नागरिकों को, है ना, मोस्ट ऑफ द नागरिकों को भारत ने क्या किया है, भारतीय सरकार ने क्या किया है, उसे बायोमेट्रिक कनेक्टिविटी के साथ जोड़ दिया हो। एग्जाम से लेकर विदेश यात्रा तक आप बायोमेट्रिक कनेक्टिविटी की वजह से आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी चीज के, आप मोस्टली हर जगह पर आराम से आ जा सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं आने वाली। और आपको क्या लगता है, इस तरह की टेक्नोलॉजी देखकर क्या अमेरिकन भारत से चिढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल चिढ़ेंगे, और चिढ़ना भी चाहिए। ठीक है, और चाइना भी ये देख के मतलब बिल्कुल हैरान रह जाता है कि भारत ये सब क्या करने जा रहा है, कितना और अंदर से हमें बिल्कुल एकदम, है ना, हमारे सीने पे कितने सांप लौटाएगा, चीन ये सोच रहा है आज के समय। ठीक है, तो भारत की जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो होने की जो क्षमता है, जो पावर है, जो आगे बढ़ने की जो उसकी स्पीड है, इस चीज से दुनिया के सभी बड़े देश घबराए हुए हैं। ठीक है, अगर यहीं पे हम लोग छोटी सी और बात करें, डेमोग्राफी की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, लास्ट पॉइंट है डेमोग्राफी की अगर आप बात करोगे तो आप देखोगे, चाहे आप जापान चले जाओ, चाहे आप जर्मनी चले जाओ, चाहे यूएसए चले जाओ, या कनाडा चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, रशिया चले जाओ, आपको हर जगह इंडियन कम्युनिटी बड़ी संख्या में मिल जाएगी, है ना। इंडियन कम्युनिटी बड़ी संख्या में मिल जाएगी, जो लगभग दुनिया के हर बड़े देश में काम कर रही है, हर बड़े देश में अपनी इकोनॉमिक पावर है उसका यूज कर रही है, और वहां से पैसे कमा कर भारत को टैक्स भी देती है, जिससे जो डॉलर्स हैं भारत में आते हैं, विदेशी करेंसीज भारत में आती हैं, वो चीज एक अलग इफेक्ट डालती है। साथ साथ में यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब एक बड़ी कम्युनिटी, भारत की बड़ी कम्युनिटी अमेरिका जैसे देशों में बैठी होती है, तो अमेरिका को एक बार ये सोचना पड़ता है कि अगर हम भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठाते हैं तो ये कम्युनिटी हमसे नाराज हो जाएगी। ठीक है ना, ये बार्गेनिंग पावर भारत के पास आ चुकी है। ठीक है, तो डेमोग्राफिकली हम लोग इतना ज्यादा आगे निकल चुके हैं, दूसरे देशों में घुस चुके हैं कि वो भी एक बार को सोचते हैं कि कहीं ये भारतीय जो डेमोग्राफी यहां पर है, जो भारतीय सिटीजन हैं यहां पर, कहीं वो हमसे अलग ना हो जाएं। क्योंकि जितने भी लोग भारत के विदेशों में बसे हुए हैं, उनके पास थोड़ा बहुत नहीं, बहुत पैसा है। ठीक है, बहुत पैसा है, और ये पैसा उनकी मेहनत का है। तो क्या इस चीज से कोई भी देश डरेगा? नहीं, बिल्कुल डरेगा। अगर आप देखोगे सऊदी अरब की ही बात कर लें अगर आप, तो सऊदी अरब में आज के समय सऊदी अरब के खुद के सिटीजन्स की संख्या कम हो गई है, विदेशियों की संख्या ज्यादा हो गई है। और जिन विदेशियों की संख्या ज्यादा हुई है, उनमें सबसे ज्यादा विदेशी जो है भारतीय हैं। यानी एक अपना मजबूत डायस्पोरा वहां पर खड़ा किए हुए हैं सऊदी अरब जैसी कंट्रीज में, जहां इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं। तो आपको ये चीज देख के लगता है कि चीन और अमेरिका क्या भारत का सपोर्ट करेगा? कभी
ये देख के क्या आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े देश जो भारत के साथ बार्गेनिंग करते थे और भारत अब बार्गेनिंग की स्थिति में आ गया है, तो भारत जैसे चाहे वैसे डील करता है, अमेरिका को भी, चाइना को भी, पाकिस्तान तो खैर किसी गिनती में ही नहीं आता है ना। तो भारत का जो डायस्पोरा है, भारत की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, ये इस समय विश्व में इतनी ज्यादा मजबूती के साथ खड़ी हुई है ना, कि कोई भी देश अब इसे आगे जाने, अगर भारत आगे जाएगा तो कोई भी देश चाहेगा कि भारत इससे आगे ना जाए, लेकिन भारत आगे बढ़ रहा है। और ये चीज भारत ने साबित करके दिखा दी है कि भारत कहता है कि हम किसी के भी आगे घुटने नहीं टेकेंगे, है ना। कोई भी अगर हमारे पास ये आके कहेगा कि हमारी शर्तों पर काम करो, तो हम आपकी शर्तों पर काम नहीं करेंगे। अगर हमें पसंद है तो हम उस पर काम करेंगे, अगर नहीं पसंद है तो हम सीधा सीधा मना कर देंगे। अब आप मुझे बताइए कि जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए आपको कैसे लगे। अगर आपको लगता है कि मैंने सही बोला तो आप नीचे यस में कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट छूट गए हैं तो उस पॉइंट्स को भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, उन्हें मैं अपने अगले वीडियो में कवर कर दूंगा।